अ, आज हमारे साथ हमारे लाइफ साइंसेस के संशोधन विभाग से है डॉक्टर नीरू जैन, जो हमें हमें और हमारे किसानों को मार्गदर्शन करेंगे कि हमारे जो राइस के फील्ड है, जो चावल के फील्ड है, उसमें ट्रांसप्लांटेशन के बाद, रोपाई के बाद कैसे हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे कौन से खाद यूज करने चाहिए, या कैसे हम अपनी फसल अच्छे तरीके से उगा सकते हैं। तो आज मैम हमारे साथ है, जो कि हमें मार्गदर्शन करेंगी। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सभी किसानों का स्वागत। मैम आपका भी स्वागत। तो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। मैम, ओवर टू। सो आप लोग के एरिया में जो धान की रुपाई होती है वो हम लोग नर्सरी बना के करते हैं, बट कुछ जगह लोग डायरेक्ट सीड भी डालते हैं जिसको हम डीएसआर बोलते हैं, जहाँ पे कि जैसे हम लोग बाकी दालें को पटेटो को यूज करते हैं, वैसे सीड प्लांटर में सीड्स डाल देते हैं और उसके बाद उसको उसकी बिजाई करते हैं और थोड़े दिन के बाद हमारे को पौध निकलनी शुरू हो जाती है। तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी मेथड अगर अडॉप्ट कर रहे हो तो जो भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, जो भी जिस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं, आप वो दोनों तरीके की खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फसल हम उगाते हैं तो सबसे जरूरी चीज जो होती है वो हमारे को मिट्टी का देख रखाव रख रखाव और मिट्टी की गुणवत्ता का के बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले जो मिट्टी की जानकारी अगर मुझे लेने की है तो मैं उसका मिट्टी का परीक्षण करवाती हूँ। ठीक है ना। मिट्टी का परीक्षण करवाने से हमें ये समझ में आता है कि हमारी मिट्टी का पीएच कितना है, उसमें सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, और उसके वो कठोर है या नहीं है, बिकॉज हमारे और उसका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, मतलब कि एनपीके, जिंक, बोरॉन, मैंगनीज का लेवल कितना है। तो इन सब बातों का अगर मुझे जानकारी होगी तो मेरे को अपनी खेती करने में कम लागत में मैं अच्छा उत्पाद उत्पाद ले सकती हूँ। तो पीएच हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पीएच, अगर मेरे को मिट्टी का पीएच समझ में आता है तो मुझे ये पता चलेगा कि मिट्टी के अंदर कौन से मेरी मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में मेरे को पौधों को मिल पाएंगे, कौन से न्यूट्रिएंट्स मेरे मेरे पौधों को अच्छी मात्रा में मिल पाएंगे। तो ये जो चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे हमारे सॉइल का पीएच बढ़ता है वैसे वैसे हमारे जो सूक्ष्म अंतर्द्रव होते हैं उनका पौधों द्वारा ग्रहण कम हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पौधों का बढ़वार अच्छी तरीके से नहीं होता। अगर मेरे को अपने मिट्टी के पीएच की जानकारी होगी तो मैं अपनी मिट्टी को सुधार करने के लिए उपयुक्त उत्पाद का यूज करूंगी ताकि मेरे को अच्छी पैदावार मिल सके। जो मिट्टी की कठोरता है ये हम लोग बिगर किसी जांच के भी देख सकते हैं। अगर गर्मियों के दिनों में हमारी मिट्टी के अंदर ऐसे दरारें पड़ जाती हैं, इसका मतलब है मिट्टी कठोर है, वो भुरभुरी नहीं है। और जब मिट्टी भुरभुरी नहीं होती है तो इसका सीधा जो इम्पैक्ट है, जो सीधा इसका प्रभाव पड़ता है, वो हमारी जड़ों के विकास पे पड़ता है। जब हमारी मिट्टी भुरभुरी होगी तो हमारी जो जड़ें हैं पौधे की, उसका विकास अच्छे तरीके से होएगा। और उस तरह की मिट्टी में हवा और पानी का संचारण भी अच्छा होता है। अगर मेरी मिट्टी में हवा पानी का संचारण अच्छा हो रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका प्रभाव है, वो ये पड़ता है कि जो हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु प्रेजेंट होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। और इन सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ने से हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी हम लोग खाद और न्यूट्रिएंट्स पानी में मिट्टी में सप्लाई करते हैं हमारे पौधे उनको अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो कार्बन कंटेंट होता है मिट्टी का, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु प्रेजेंट है उनकी संख्या या उनकी पॉपुलेशन कितना होगा। अगर मेरी मिट्टी में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होता है तो मेरी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और मेरी मिट्टी जो है वो हेल्दी मिट्टी कहलाती है।
जबकि दूसरी तरफ अगर सूक्ष्म जीवाणु कम है तो मेरी मिट्टी जो है वो बीमार मिट्टी होती है, और ऐसी मिट्टी में हम कुछ भी खेती करेंगे तो हमारे को ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, हमारे को ज्यादा उत्पाद नहीं मिलेगा, और हमारे को लॉस हो जाएगा। तो इन सब चीजों का जो मिट्टी परीक्षण है उसका हमारे उत्पादन में बहुत ज्यादा योगदान है। ऐसा कहा जाता है कि अगर मेरी मिट्टी को मैंने सुचारू रूप से अच्छी तरीके से मैनेज किया, उसका प्रबंधन अच्छी तरीके से किया, तो मेरी जो 60% उत्पादन क्षमता है मिट्टी जो मेरी फसल की, वो मुझे मिल जाएगी। तो केवल 40% जो है बाकी के चीजों के ऊपर, वातावरण के ऊपर और जो पोषक तत्व हम देंगे उसके नियंत्रण के ऊपर डिपेंडेंट रखता है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि मिट्टी का प्रबंधन कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो धान की खेती हो या फिर और किसी भी फसल की हो। तो अभी मिट्टी का उत्पादन कैसे करें? तो हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि मिट्टी में सेंद्रिय खाद डालते हैं, जिसको हम लोग गोबर खाद भी बोलते हैं। तो गोबर खाद आजकल के तारीख में सभी लोग किसान भाई जो भी हैं वो एक बहुत 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली इतना ही गोबर खाद डाल पाते हैं, क्योंकि उतना ही उनको मिलता है। बट गोबर खाद डालने से जो है हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि गोबर खाद जो है वो मिट्टी को भुरभुरा बनाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने में भी सहायक होता है। बट जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि हमारे को अच्छी क्वालिटी की गोबर खाद नहीं मिल पाती है, तो हम लोग किसान भाई अमूमन बहुत कम मात्रा में इसको डालते हैं। जो यूनिवर्सिटी होती है, आईसीआर है, वो बोलता है कि अगर मैंने अपने खेत में 1 हेक्टेयर के एरिया में 10 से 15 टन गोबर खाद डालते हैं तो हमारा उत्पादन अच्छा हो जाता है। बट 10 से 15 टन गोबर खाद मिलना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैसा भी देना पड़ता है। तो इस हालात में जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम जमीन है, वो लोग उसको साल में, 3 साल में, 2 साल में एक बार ही डाल के अपना गुजारा कर लेते हैं। बट ऐसा करना हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि अगर मैंने सेंद्रिय खाद नहीं डाली तो मेरी मिट्टी का जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप में से काफी सारे लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि कई सालों पहले आपका जो खेत है उसकी उपजाऊ क्षमता ज्यादा थी, और आप लोग कम फर्टिलाइजर या खाद उर्वरक यूज करके ज्यादा पैदावार निकालते थे। जबकि आज के समय में आपको ज्यादा उर्वरक डालने पड़ते हैं और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका उत्पादन जो है वो कम हो रहा है। तो इन सब का जो कनेक्शन है और इन सब का जो कारण है उसमें मिट्टी का स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवी लाइफ साइंसेज का एक प्रोडक्ट है जिसको हम Gioxol.com बोलते हैं। ये एक ब्लू कलर के पैकेट में आता है। ये जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ये एक दानेदार उत्पाद है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सेंद्रिय खाद या गोबर खाद का उत्तम पर्याय है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी का सड़ी गली गोबर खाद नहीं मिल रही है और आपकी मिट्टी बहुत कठोर हो रही है, उसमें आपकी जड़ों का विकास नहीं होता है, तो आप इस उत्पाद को यूज करें। इस उत्पाद को यूज करने की मात्रा 8 से 10 किलो प्रति एकड़ है। इसको डालने के बाद आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, आपके जड़ों का विकास अच्छा होएगा, और आपकी मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसका प्रयोग आप किसी भी जो आप उर्वरक डालते हो उसके साथ मिला के डाल सकते हो। हमारा सिफारिश ये रहेगी कि जो सबसे पहला उर्वरक अगर आप रुपाई के बाद डालते हो उसके साथ मिला के आप इसको डालोगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कई बार हम देखते हैं कि हमारी मिट्टी का अगर हमने जांच कराया तो हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी में फास्फोरस की लेवल बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे पौधों को नहीं मिल पा रही है, और हमारी मिट्टी का पीएच बहुत ज्यादा हाई है। तो ऐसे किसान भाई हमारा प्रोमोसा करके जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसको आप यूज कर सकते हो। प्रोमोसा जो है एक फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मेन्योर है,
और इसके अंदर हमने ऑर्थोसिलिसिक एसिड डाला है जो कि प्लांट के न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। मतलब जो भी हमारे पोषक तत्व मिट्टी में पड़े हुए हैं और पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, वैसे उन सब कंपोनेंट्स को, उन सब जो पोषक तत्व हैं उसको पौधे तक ग्रहण करने में सहायक होता है। अगर आपके मिट्टी में ज्यादा मात्रा में फास्फोरस प्रेजेंट है और वो आपके पौधे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग प्रोमोसा का सिफारिश करेंगे। प्रोमोसा की जो उत्पाद की रेट है या मात्रा है वो है 40 किलो प्रति एकड़। इसको भी आप अपना पहला फर्टिलाइजर जो रुपाई के बाद लगाते हो उसमें मिला के लगा सकते हो। अभी आप मुझे पूछोगे कि हम लोग जियोक्सोल यूज करें या प्रोमोसा यूज करें, तो मैं आपको यह सिफारिश दूंगी, अगर आप अपनी मिट्टी की जांच कराते हो और आपको पता चलता है कि आपकी मिट्टी में फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, तो आपको प्रोमोसा यूज करना चाहिए। और अगर आपकी मिट्टी में कार्बन कंटेंट बहुत कम है तो आपको जियोक्सोल यूज करना चाहिए। आप दोनों उत्पाद को एक साथ यूज मत करिए। मिट्टी के सुधार के लिए एक और उत्पाद है प्रीवी के पास जिसको हम माइकोराइजा बोलते हैं, माइकोक्सोल ग्रैन्यूल्स। माइकोक्सोल ग्रैन्यूल्स एक बायो फर्टिलाइजर है। मतलब एक फफूंद होती है जो बहुत सहायक फफूंद बोलते हैं हम लोग पौधों के विकास के लिए। ये फफूंद जो होती है वो छोटे छोटे स्पोर्स में प्रेजेंट होती है और वो पौधों की जड़ों में जाती है और अपना घर बनाती है। माइकोराइजा माइकोक्सोल ग्रैन्यूल्स को आप जो भी आप पहला फर्टिलाइजर लगा रहे हैं उसके साथ मिक्स करके लगाइए। तो उसका फायदा ये होगा कि आपको 2-3 हफ्ते में अपने जड़ों में बहुत सारा सफेद रंग की जो एक्टिव रूट्स बोलते हैं हम लोग, वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और अगर आपने अपने धान के पौधे को खेत में से उखाड़ के देखा तो आपको दिखेगा कि उसके साथ बहुत सारा मिट्टी साथ में आपके पौधे के साथ आएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जड़ों का विकास अच्छे से हो गया और वो जड़ें जो है सारी मिट्टी के अंदर मिल गई हैं। तो इसी के कारण जब भी हम पौधे को उखाड़ेंगे तो हमें बहुत ज्यादा संख्या में साथ में मिट्टी भी निकलेगी। और माइक्रोराइजा लगाने का फायदा ये होता है कि हमारा जो राइस का धान का पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती हैं वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक ही जमीन के अंदर जाती हैं। तो जब इतनी कम दूरी, मतलब मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा गहरी जड़ें नहीं होती हैं इसकी, तो अगर हमारे को मिट्टी में उस एरिया में जो भी हम खाद दे रहे हैं, हमारे पौधे बहुत पास पास होते हैं तो उनमें आपस में कंपटीशन होता है, वो आपस में न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करते हैं एक दूसरे से। तो हमारे पौधों को कम खाना मिल पाता है एक पौधे को। बट अगर मैंने माइक्रोराइजा लगाया है तो माइक्रोराइजा जो है वो पौधे के जो जमीन की सतह में, मतलब 200 100 मीटर से 200 मीटर नीचे तक जाके भी पानी और अन्न द्रव लेके आ सकती है, जिसके कारण हमारे पौधों की जो पोषक तत्व की स्थिति है वो बेहतर हो जाती है, पानी की स्थिति बेहतर हो जाती है और हमारा पौधा जो है अच्छी तरीके से उसका विकास होता है। अगर पौधे का विकास अच्छा होगा तो हमारे को अच्छा उत्पादन मिलेगा। तीसरा ग्रेन्यूल एक और है हमारे पास दानेदार उत्पाद जिसको हम लोग प्रीवीड ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। जो प्रीवीड ग्रेन्यूल्स हैं ये एक बायोस्टिमुलेंट ग्रेन्यूल है। तो इसका मतलब ये है, कई बार हम देखते हैं हमने अच्छी तरीके से सब कुछ हमने उर्वरक भी दिए हैं, बट मौसम जो है बहुत गर्म हो गया, पानी बरस नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसी अवस्था में हमारे पौधों का विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में हमारे को कुछ ऐसा उत्पाद अपने खेत में लगाने का है जो कि मेरे पौधे में एकदम से बढ़वार पैदा कर सके और उसका उत्तम जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उस टाइप की सिचुएशन के लिए वो प्रीवीड ग्रैन्यूल्स है। इसकी जो मात्रा है वो 5 से 10 किलो प्रति एकड़ की है। आप इसको या तो अकेला ही पौधे में, लाइक अपने खेत में छिड़काव कर दें, या फिर अगर आप लोग जो हम लोग यूरिया का छींटा लगाते हैं, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, उसके साथ मिला के भी हम इसको डाल सकते हैं।
इसको डालने से आपको जो सबसे अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा आपके पौधे के पत्तों पे मिलेगा, और आपके पत्ते ज्यादा बड़े और हरे रंग के हो जाएंगे। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर मेरे पत्तों का विकास अच्छा होएगा प्रारंभिक अवस्था में धान के खेत में, तो मेरा उससे उत्पादन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पत्तियां ही हमारे लिए, जो धान के लिए खाना है वो पत्तियों के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। अभी जो भी मैंने आपको ग्रेन्यूल प्रोडक्ट दिखाए हैं, दानेदार प्रोडक्ट दिखाए हैं, चाहे वो जियोक्सोल.com हो या प्रोमोसा हो या माइकोक्सोल ग्रेन्यूल्स हो या प्रीवीट ग्रेन्यूल्स हो, आप उनको किसी भी खाद में मिला लें और उसका खेत में छिड़काव कर दें। अमूमन हम लोग ये बोलते हैं कि जियोक्सोल और प्रोमोसा में से आप एक ग्रेन्यूल यूज करो। अगर आपका फास्फोरस कंटेंट सॉइल टेस्ट में ज्यादा आता है तो आप प्रोमोसा यूज करो। अदरवाइज आपका कार्बन कंटेंट बहुत कम है तो आप जियोक्सोल यूज करो। माइकोराइजा एंड जियोक्सोल या प्रोमोसा, आप साथ में, इन दोनों के साथ में आप माइकोराइजा यूज कर सकते हैं। तो जो आपका पहला डोज आएगा उर्वरक का, उसमें आप माइकोराइजा के साथ दो। और जो आपका सेकेंड डोज आएगा उसमें आप प्रीवीट ग्रैन्यूल को अपने किसी भी फर्टिलाइजर में मिक्स करके अपने खेत में उसका बिखराव या छिड़काव कर सकते हैं। ये कुछ चित्र हैं जो हम लोगों ने आपके खेतों में इन प्रयोग किए थे। तो आप देख सकते हो जहाँ पे हमने ग्रेन्यूल्स नहीं लगाए हैं वहां पे हमारे को बहुत सारा खाली जगह दिख रही है, मुझे मिट्टी नजर आ रही है, जबकि जहाँ पे मैंने ग्रेन्यूल्स लगाए हैं वहां पे मेरा जो पौधा है उसका विकास अच्छे से हुआ है और उसका जो पूरा जो पत्तों का है उसने जमीन को ढक लिया है। मैंने इन्हीं में से पौधे को उखाड़ा, तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे मैंने ग्रैन्यूल्स का दानेदार उत्पाद यूज किए वहां पे मेरे पौधे की हाइट है, ऊंचाई बढ़ी हुई है, उसके साथ ज्यादा मट्टी साथ में आई है जब मैंने उखाड़ा है। जो पौधों में कल्ले बनते हैं धान के पौधे में, वो भी कल्लों की संख्या ज्यादा हो गई। जितने ज्यादा कल्ले बनेंगे उतना ही ज्यादा मेरा पेनिकल निकलेगा, मेरी बाली निकलेगी और ज्यादा बाली से मेरा उत्पादन बढ़ेगा। और ये वाला चित्र आपको दिखाता है कि जहाँ पे हमने ग्रैन्यूल लगाया है, स्पेशली ये माइक्रोराइजा ग्रैन्यूल्स का है, तो वहां पे मेरी जड़ों का अच्छे से विकास हुआ। ज्यादा जड़ों का विकास होने से मेरे को, मेरे पौधा का जो वो कभी भी देख, हम लोगों ने कई बार देखा है कि जब पौधा में दाने भरने की अवस्था होती है और बहुत बारिश या आंधी आती है तो पौधे गिर जाते हैं। तो उस केस में हमारा बहुत सारा लॉस हो जाता है हमारे उत्पादन का। तो अगर हमारे पौधों का जड़ों का विकास अच्छा होएगा तो वो अच्छी तरीके से मट्टी को पकड़ के रखेंगे और पौधों में गिरने की संभावना कम हो जाएगी। ये तो कुछ उत्पाद मैंने आपको बताए जो आपके भूमि सुधारक के रूप में काम करेंगे, आपकी मिट्टी को अच्छा बनाएंगे, और आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो आपका उत्पादन अच्छा होएगा। अभी हम दूसरी चीज, आप लोग अपने खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, यूरिया तो यूज करते ही हैं, बट हम लोग कुछ और ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं जिसके बारे में हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो होते हैं सूक्ष्म अन्य द्रव, या हम उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट पौधे के प्रॉपर विकास के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें कि जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर और बोरॉन और मॉलिब्डेनम होते हैं। तो ये 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो मैंने आपको चित्र दिखाया है उसमें मैंने आपको नीचे ये जो मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट किस किस अवस्था में इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देने की कोशिश की है। तो इस चित्र के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे को पौधे की हर अवस्था में, चाहे वो उसका प्रारंभिक अवस्था हो या उसका जो जब बाली निकलने वाली अवस्था हो या दाने भरने की अवस्था हो धान के खेत में, हमारे को सूक्ष्म अन्य द्रव अपने पौधे को देना चाहिए। अभी ये जो सूक्ष्म अन्य द्रव हम लोग पौधे को देंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे जो जरूरी बात है, आप देखोगे कि आपके पौधों का विकास अच्छा होएगा, बिकॉज सूक्ष्म अन्य द्रव पौधों में बहुत सारी प्रक्रियाओं में सहायक होते हैं, जिससे जो कि बढ़वार में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब वो पौधे की बढ़वार के लिए बहुत ही जरूरी होती है। वो
जितने भी हमारे सूक्ष्म अंतर्द्रव होते हैं उसका अगर मैंने यूज किया तो मेरे को जो पौधे के अजैविक तनाव से लड़ने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। मतलब अजैविक तनाव का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, पानी की कमी हो गई, या कई बार हमारी मिट्टी के अंदर हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि आर्सेनिक है, केडमियम है, जो हमारी मिट्टी, जो हमारे किसान भाई ऐसे एरिया में खेती करते हैं जहां से हम लोग माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, कोई भी हम खनिज को निकालते हैं, तो ऐसे वाली मिट्टी में हमारी हैवी मेटल्स की जो संख्या होती है, उसका जो क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में अगर हमने सूक्ष्म अंतर्द्रव ज्यादा यूज करें तो हमारे पौधों का अच्छा विकास होएगा। और सूक्ष्म अंतर्द्रव को यूज करने से जो भी हमारे डिजीज हैं, हमारी जो पौधों में धान के केस में रोग आते हैं या कीट लगते हैं, कीड़े लगते हैं, उनका जो प्रकोप है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि जो सूक्ष्म अंतर्द्रव है वो हमारे पौधों के अंदर एक इम्यूनिटी प्रेजेंट करते हैं। मतलब एक इम्यूनिटी, उसकी जो किसी भी चीज को सहन करने की क्षमता होती है उसका, उसको विकास करते हैं, उसका उसकी वृद्धि होती है। तो किसी भी जो भी कोई सिचुएशन होती है, कोई भी परिस्थिति होती है, उन सब परिस्थितियों से लड़ने के लिए पौधे को तैयार करते हैं। ये वाला चित्र मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैं अभी फिर से दिखा रही हूँ। तो इस चित्र में आपको पता चलेगा कि हमारी जो मिट्टी है अगर उसका पीएच 6.5 से ऊपर है तो जो भी मेरे इंपॉर्टेंट सूक्ष्म अंतर्द्रव हैं उनका अवशोषण बहुत कम होएगा। तो इन, और हमें सभी को पता है कि जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज हमारे पौधे के भरपूर विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारे को जहाँ पे, अगर मेरी पीएच, आपने मिट्टी की जांच कराई है और आपको पता है कि मेरी मिट्टी का पीएच लाइक हायर साइड पे है, तो मेरे को सूक्ष्म अन्नद्रव्यों का उपयोग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ताकि आप लोग को एक ऐसी पैदावार मिले जो कि आपको खेती करने के लिए ज्यादा उत्साहित करे और उत्सुकता आपकी बनी रहेगी। तो जो सूक्ष्म अन्नद्रव्य हैं उसको आप कैसे दे सकते हो? प्रीवी के पास दो तरह के उत्पाद हैं, एक पाउडर फॉर्म में है और एक लिक्विड फॉर्म में है। तो आपके एरिया में जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है उसको आप उपयोग कर सकते हो। हमारी ये सिफारिश रहेगी कि आप इस उत्पाद का जो न्यूट्रिएंट कॉम्बो है उसका महीने में एक बार स्प्रे जरूर करिए। आपकी जो धान की फसल है वो 120 दिन के करीब होती है और आपका 100 दिन के आसपास दाने भरने की अवस्था शुरू हो जाती है, मतलब दाना जो बनना शुरू हो जाता है। तो आपको 3 से 4 स्प्रे अपना सूक्ष्म अंतर्द्रव का करोगे तो आपकी पौधे की विकास और आपका जो उत्पाद है बहुत अच्छा मिलेगा। ये दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट यूज करो, दोनों आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी जो मात्रा है वो 250 ग्राम प्रति एकड़ है, या फिर 20 ग्राम पर पंप। जो हमारा 16, 17, 18 लीटर का पंप होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली आप 20 ग्राम डाल के एक पंप में यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सूक्ष्म अंतर्द्रव्यों की का महत्व के बारे में थोड़ा सा बताया था। बट कई बार ऐसा होता है कि मेरी मिट्टी जो है वो बहुत, उसके अंदर कार्बन कंटेंट भी कम है और उसका पीएच ज्यादा है, तो मेरे को कुछ कुछ अन्न जो सूक्ष्म अंतर्द्रव होते हैं उनकी कमतरता दिखाई देती है, उनकी कमी मेरे पौधे को दिखती है। तो अगर मैं अपने खेत में थोड़ा सा, मैं ध्यान पूर्वक अपने खेतों को ऑब्जर्व करूंगी, उसको मैं उसका मुआयना करूंगी, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरे खेत में किसी पोषक तत्व की कमी है या नहीं है। हमारे को धान के केस में जिंक की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा दिखती है। उसका क्या आपको नजर आएगा? अगर आपने पत्तियों को देखा तो जो आपके ऊपर वाली पत्तियां होती है उसमें काले, ब्राउन कलर के, काले रंग के धब्बे नजर आएंगे। और अगर वो पौधा, ये तो आपको प्रारंभिक अवस्था में नजर आएगा। अगर आपने प्रारंभिक अवस्था में कोई उपचार कर लिया, पौधे पे जिंक डाल दिया, तो ये सारी चीजें जो है कम हो जाएंगी और आपकी जो आगे आने वाली पत्तियां हैं वो अच्छी रहेंगी। बट अगर आपने शुरू की अवस्था में, जो प्रारंभिक अवस्था में है, इस चीज को ध्यान नहीं किया तो आगे जाके आपकी पत्तियां जो है वो बहुत ज्यादा भूरी भूरी हो जाएंगी और उसमें ग्रीन वाला पार्ट कम रहेगा। इसको हम नॉर्मली खैरा रोग बोलते हैं। अगर मेरे खेत में खैरा रोग आ गया तो मेरे को दूर से देखने से आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा खेत जल गया है।
और इस तरह के खेत में आपकी उत्पादक क्षमता बहुत ज्यादा कम हो जाती है। बिकॉज जिंक जो होता है वो हमारे को, जो क्लोरोफिल नाम का ग्रीन कलर का एक कंपाउंड होता है जो पौधे में खाना बनाने का काम करता है, उस उसकी संख्या में कमी हो जाती है। जो पौधे में प्रोटीन बनता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। और जो भी हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देते हैं, चाहे वो यूरिया दें या नाइट्रेट फॉर्म में दें, उनका पौधा अवशोषण नहीं कर पाता है। तो अगर मेरे खेत के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी आ गई, आपके रोग, आपको लगता है कि आपके खेत में खैरा रोग आ गया है, तो उसका हम निवारण, उसका उपचार कर सकते हैं। तो या तो आप जिंक सल्फेट नाम का एक उत्पाद आता है जो बहुत सारी कंपनी का मार्केट में मिलता है, उसका 20 से 25 किलो प्रति एक हेक्टेयर के हिसाब से आप अपने खेत में उसको, पहले फर्टिलाइजर जो आपका पहला उर्वरक है उसमें मिला के आप डाल सकते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने शुरुआत के दिनों में अपना जिंक सल्फेट नहीं डाला है, तो हम लोग ये आपको सिफारिश करेंगे कि आप न्यूट्रिएंट जिंक 39.5% जो कि एक तरल पदार्थ है उसका यूज करो, या फिर अगर आपको पाउडर पदार्थ पसंद है तो आप जिंक 12% चिलेटेड जिंक भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों की मात्रा 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। इन केस अगर आपके खेत में खैरा रोग दिखना शुरू हो गया है, तो हम लोग ये सिफारिश करेंगे कि आप इन उत्पाद में से कोई भी अगर फोलियर स्प्रे कर रहे हो तो 20 दिन के अंतराल में कम से कम 2 बार एप्लीकेशन जरूर करें, 2 बार उपयोग जरूर करें, ताकि आपके आने वाली जो नई पत्तियां होंगी उसमें ये कमतरता या कमी नहीं दिखाई देगी। आयरन या लोहा जिसे हम बोलते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, और धान के विकास में बहुत सहायक होता है। जो लोहा होता है या आयरन होता है, अगर मेरे पौधे में उसकी कमी हो गई है तो पौधा का जो है बढ़वार नहीं हो पाती है, पौधे में जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है वो कम बनेगा, और उसकी वजह से मेरा पौधा जो है वो छोटा रह जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। अभी मेरे को अपने खेत में एक लोहे की कमतरता है, वो कैसे समझ में आएगी? अगर मैं खेत में गई, अपने खेत में मैंने देखा, तो मेरे को जो नई पत्तियां हैं वो थोड़ी सी पीली पीली दिखाई देंगी, जैसे मैंने आपको इस चित्र में दिखाया है। और अगर मैंने इस स्टेज पे कुछ निवारण किया, कुछ उपचार किया, तो मेरी ये कमतरता, कमी दूर हो जाएगी। और अगर मैंने इसका इस स्टेज पे उसको देखा नहीं, और या उसको, उसके बारे में कोई भी उपचार नहीं किया, तो आगे जाके मेरी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल सफेद रंग की और हल्के पीले रंग की हो जाएंगी और वो धीरे धीरे सूख जाएंगी। तो उससे मेरा जो पौधा है वो मर जाएगा, वो ज्यादा अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा। लोहे की कमतरता हमारे को जनरली, जो मिट्टी में हाई पीएच होता है, जिसका पीएच 6 के ऊपर है, और वो मिट्टी में कैलकरियस है, मतलब कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है और ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट कम है, उन कंडीशंस में, इन अवस्थाओं में हमारे को लोहा की कमी ज्यादा नजर आती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको, आपके खेत में किसी भी अंदरव की कमी हो गई है, मेरे पौधे का विकास नहीं हो पा रहा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग उसका उपचार कर सकते हैं, और हमारा उपचार क्या रहेगा कि हमारे को जिस पोषक तत्व की कमी है वो पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में अपने खेत में देना होगा। तो अगर हम लोग को मिट्टी में डालने का ही उत्पाद पसंद है, तो हम लोग फेरस सल्फेट यूज कर सकते हैं या आयरन EDDHA यूज कर सकते हैं। तो इन उत्पादों का जो प्रयोग है वो हमारे को पहले फर्टिलाइजर, जो पहला उर्वरक हम अपने खेत में लगाता है, उसमें लगा लेने का होगा। अगर हमने वहां पे नहीं लगाया तो हम इसको बाद में भी खेत में, जब हमारे को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मेरे खेत पीला पड़ना शुरू हो गया है और सफेद पत्ते नजर आ रहे हैं, मैं उस टाइम भी इसको लगा सकती हूँ। हमारे पास एक फोलियर ऑप्शन भी है, जिस उत्पाद को आप पानी में घोल के पत्तों पर छिड़काव कर सकते हो। वो है 12% आयरन, एंड इसकी जो मात्रा होती है वो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ की है। और जो सॉइल एप्लीकेशन वाले प्रोडक्ट हैं आयरन EDDHA, वो
1 से 1.5 किलो या 2 किलो तक आप पर एकड़, प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जो तीसरा सूक्ष्म अन्य द्रव है, जो जिसकी कमी हमारे को धान के पौधे में बहुत ज्यादा दिखती है, उसका नाम है बोरॉन। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जो पत्तियां हैं वो ऊपर से पतली हो गई हैं, एक रस्सी की तरह, या एक लाइक बहुत पतली हो गई है, और वो भूरे से रंग की है, भूरे या सफेद रंग की हो गई हैं। तो अगर आपको खेत में ऐसी पत्तियां हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको बोरॉन की कमी हो गई है खेत में। बोरॉन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी और जिसका अधिकता, जो कि हम बोलते हैं कि उसकी अधिक मात्रा में बहुत प्रेजेंट होता है, तो वो भी हमारे पौधे के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमारे को धान के खेत में दोनों अवस्थाएं दिखती हैं। अगर मेरा पौधे में बोरॉन की कमी है तो मेरी जो पत्तियां हैं उसका ऊपर वाला पार्ट पतला हो जाएगा, वो एक रस्सी की तरह हो जाएगा और भूरे या सफेद रंग का रहेगा। अगर मेरे को उसमें ज्यादा मात्रा खेत में है तो मेरा जो पौधा है वो जल जाएगा और पूरा पीला हो जाएगा। ऊपर उसकी जो पत्तियों की नोक होती है वो पीली हो जाएगी। तो अगर कमी है तो हम लोग उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम वो पोषक तत्व को डाल सकते हैं। बट अगर मेरे पौधे के अंदर मेरे को टॉक्सिसिटी या उसका ज्यादा मात्रा में होने का प्रभाव नजर आ रहा है, तो हमारे को अपने मिट्टी का उपचार करना पड़ेगा। जो मैंने आपको पहले ग्रेन्यूल्स बताए हैं, दानेदार उत्पाद बताए हैं, उनमें से अपने को प्रोडक्ट यूज करके अपनी मिट्टी में बोरॉन की जो अवेलेबिलिटी है, पौधे की जो अवशोषण क्षमता है, उसको कम करना पड़ेगा, ताकि अधिक बोरॉन के होने से हमारे पौधे की बढ़वार में नुकसान नहीं हो। अगर हमारे को खेत में बोरॉन की कमी मिल रही है तो प्रिवी लाइफ साइंसेज के पास कुछ उत्पाद हैं, जिसमें सबसे पहला जो बोरॉन 10.5% है। ये एक दानेदार उत्पाद है जिसको आप अपने खेत की मिट्टी में बिखेर सकते हो। इसका उपयोग आप किसी भी फर्टिलाइजर के साथ करो। बट एक छोटा सा हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बोरॉन कभी भी हमें अमोनिया वाले फर्टिलाइजर के साथ नहीं करना चाहिए। आप इसको यूरिया के साथ कर सकते हो, बट अमोनिया वाले फर्टिलाइजर जैसे डीएपी है, एमएपी है, इनके साथ इसको यूज नहीं करना चाहिए। और अगर आप को फोलियर फर्टिलाइजर, फोलियर स्प्रे के लिए आप अपने खेत में लेते हो या आप लेने वाले हो, तो हमारे पास दो उत्पाद हैं, जो कि एक बोरॉन 20% है जो कि पाउडर फॉर्म में है, और एक लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट है जो कि बोरोन इथिलोनमाइन है। तो आप इन दोनों में से किसी भी प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। जैसे हमने पिछले चित्र में देखा था कि अगर बोरॉन अधिक मात्रा में होता है तो पौधा जल जाता है, तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे को बोरॉन की ज्यादा मात्रा में स्प्रे नहीं करने का। बोरॉन का जो स्प्रे होता है वो 0.5 से 1 या 1.5 ग्राम, 1.5 ml पर लीटर के से ज्यादा हमारे को स्प्रे नहीं करना चाहिए। हमने अभी पौधे के अंदर, धान के अंदर सूक्ष्म अन्नद्रव्य के बारे में थोड़ा समझा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। अभी हम एक नए अध्याय को स्टार्ट करते हैं, जो कि है कि पौधे में, धान के पौधे में रोग जो लगते हैं। धान के खेत में हमारे को रोग जो है वो दो तरीके से लगते हैं, या तो हमारी पत्तियों पे रोग लगते हैं और या हमारी दाने के ऊपर रोग लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पत्तियों के रोग के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि आपको बहुत आसानी से अपने खेत में दिख जाते हैं। धान के प्रमुख रोगों में ब्लास्ट एक इम्पॉर्टेंट रोग है। ये बहुत ज्यादा पाया जाता है धान के खेत में। और ब्लास्ट 3 तरह का होता है, जैसे आपको पता है, पत्तियों पे होता है, आपकी बाली के ऊपर होता है, या फिर आपके दाने के भरने की अवस्था में भी आ जाता है। तो जो ब्लास्ट है उसको हम पहचाने कैसे? हम अगर पत्ती पे देखेंगे तो आंख की तरह के हमारे को धब्बे मिलेंगे, और अंदर से वो धब्बे भूरे रंग के होंगे। तो इसका मतलब है ये ब्लास्ट है। और अगर हमने प्रॉपर उपचार नहीं किया तो ये जो भूरे भूरे धब्बे हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और पूरी की पूरी जो पत्ती है वो भूरी रंग की हो जाती है और बाद में सूख के झड़ जाती है। दूसरा जो रोग हमें बहुत कॉमन दिखता है वो होता है ब्राउन स्पॉट।
इसमें क्या होता है कि आपको ब्राउन कलर के धब्बे दिखेंगे और उसके चारों तरफ एक पीले रंग का उसका कवर मिलेगा, तो इसका मतलब ये ब्राउन स्पॉट है। ये भी पौधे की जो उत्पादन क्षमता है उसको कम कर देता है, बिकॉज ये पत्तों में पूरा फैल गया तो पत्तों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, और जिससे कि पौधे जाए ज्यादा खाना नहीं बना सकता। धान का तीसरा रोग जो बहुत ही कॉमन दिखता है उसको हम शीत रॉट बोलते हैं, और एक है शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट में क्या होता है कि जो पौधे के नीचे वाला पार्ट है जो कि पानी पानी के अंदर रहता है, वहां पे हमें भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, और ऐसा लगेगा कि वो जो धब्बे हैं वो पानी से गीले हुए हैं, बट वो गीले नहीं होते हैं। और धीरे धीरे करके अगर हमने उपचार नहीं किया तो ये पूरे पौधे को सुखा देता है। इसी तरह जो दानों पे लगने वाले कुछ रोग हैं वो फॉल्स मट है। अगर हमारे पानी, जब धान का खेत है उसमें जब फूल निकलने की अवस्था होती है और बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पौधे के ऊपर फॉल्स मट आता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बालियां होती है उस पे काले रंग की थोड़े से गांठे गांठे दिखाई देती हैं, और वो गांठों को अगर हम छुएंगे तो वो पूरा एक काले रंग का लाइक धुआं सा निकल जाता है। तो इसके कारण अगर हमारे खेत में ऐसा हो गया है तो हमारा जो दाना है उसकी क्वालिटी खत्म कम हो जाती है, और मुझे ज्यादा पैसा नहीं मिलता है जब मैं बेचने के लिए खेत में जाते हैं। धान के छिलके के ऊपर भी कुछ रोग आते हैं जो कि धान की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, तो उसके लिए भी हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। बहुत सारे एग्रोकेमिकल्स हैं, बहुत सारे फंजीसाइड्स हैं जिनको आप यूज करके अपने रोगों को नियंत्रण कर सकते हैं। बट मैंने आपको ये सब चीजें इसके लिए बताई है क्योंकि मैं आपको एक ऐसे उत्पाद के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि आपके पौधों में रोगों के नियंत्रण करने में बहुत सहायक होगा। उसका नाम है न्यूट्रीफाइट। न्यूट्रीफाइट जो है ये एक बहुत अनोखा उत्पाद है। इसको यूज करने से, इसके प्रयोग करने से आपके पौधों की जो भी इम्यूनिटी होती है वो बढ़ जाती है। अभी ये 2-3 साल पहले कोरोना का टाइम था, तो हम लोग अपनी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा बात करते थे, हम काढ़ा पीते थे ताकि हमारे को हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी और हमारे को वायरस का अटैक, कोरोना का अटैक नहीं होएगा। इसी तरह अगर मैंने न्यूट्रीफाइट नामक उत्पाद को अपने खेत में हर महीने स्प्रे किया तो मेरे पौधों में जो मेरे को रोग लगने का जो रोग का प्रभाव होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो हमारे को न्यूट्रीफाइड, जैसे मैंने आपको पहले सूक्ष्म अंद्रव के लिए बोला था कि हमारे को सूक्ष्म अंद्रव महीने में एक बार यूज करना चाहिए, वैसे ही मैं आपको न्यूट्रीफाइड की भी सिफारिश देती हूँ कि आपको न्यूट्रीफाइड भी महीने में एक बार यूज करोगे तो जो भी मैंने धान के प्रमुख रोगों के बारे में आपको बताया है उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में कम हो जाएगा, और आपका जो फंजीसाइड्स को पे यूज करने वाला खर्चा है वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में कम हो जाएगा और आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। न्यूट्रीफाइड की मात्रा जो है वो 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ की होती है। आप इसको फोलियर स्प्रे भी कर सकते हो और आप इसको मिट्टी में भी डाल के कर सकते हो। अगर आपका शीत ब्लाइट वगैरह ज्यादा का संक्रमण ज्यादा है तो वहां पे आप इसको मिट्टी में भी डाल सकते हो। सो जो भी है मैंने आपको कुछ उत्पादनों के बारे में बताया है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा हम लोग का प्रयास ये है कि अगर आप इन उत्पादों को अपने खेतों में यूज करोगे अवस्थाओं के का पौधे की अवस्था के हिसाब से, तो आपको अपना जो उत्पादन क्षमता है, उत्पाद जो आपको मिलेगा उसमें बढ़ोतरी होगी। आपका जो दाना है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो आपको मार्केट में अच्छा प्राइस मिलेगा। आजकल का जो दौर है जहाँ पे कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा होता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी टेम्परेचर कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इन सब पर जो मौसम का उतार चढ़ाव है वो भी पौधों में उसको सहने की क्षमता बढ़ जाएगी, और वो पौधे का जो ये सब उतार चढ़ाव के वजह से जो ग्रोथ, जो उसके विकास की वृद्धि में कमी आती है वो भी कम होएगा, तो अल्टीमेटली आपका उत्पादन ज्यादा मिलेगा। जो एक हम लोगों ने जो बायोटिक स्ट्रेस जो कि रोगों के बारे में बात करी है,
अगर आप न्यूट्रीफाइट का यूज करोगे तो आपके पौधे ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी क्षमता बढ़ी रहेगी, तो आपको जो फंजीसाइड्स का यूज करने की मात्रा में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी, और आपका जो उत्पाद है वो उसके अंदर उनका रेसिड्यू भी नहीं मिलेगा, और वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रहेगा। सो आप सबका धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न होता है, कोई जिज्ञासा है, कुछ कंसर्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। अच्छा मैम, ये न्यूट्रीफाइट जो है, व्हेन ये फार्मर्स लोग जब कुछ फंगीसाइड यूज कर रहा है पैडी में, सपोज हेक्साकोनाजोल या ट्राइसाइक्लोजोल या फिर एजॉक्सी डाइफेनकोनाजोल, जो जो फंगीसाइड यूज होता है, तो उसके साथ क्या ये टैंक मिक्स कर सकते हैं हम? हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए ना। हाँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ कि फार्मर्स पैडी में जब हम लोग फंगीसाइड यूज कर रहे हैं, कुछ भी, जैसे कि हेक्साकोनाजोल हो या ट्राइसाइक्लोजोल या एजॉक्सी डाइफेनकोनाजोल, कोई भी फंगीसाइड, तो हाँ जी। उसके साथ हम न्यूट्रीफाइट क्या टैंक मिक्स कर सकते हैं? हाँ जी, आप इसको न्यूट्रीफाइट को टैंक मिक्स कर सकते हो। इसमें कोई भी कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं आता है। और अगर आप इसको फंजीसाइड के साथ मिक्स करके डलवाते हो, छिड़काव करता है कोई भी फार्मर, उसको जो बेनिफिट मिलेगा वो ये रहेगा कि उसका जो दूसरा स्प्रे होगा ना, वो उसका अंतराल बढ़ जाएगा। जैसे अमूमन हम क्या करते हैं कि 7 10 से 12 दिन में या 12 से 15 दिन में हम लोग दूसरा फंजीसाइड का स्प्रे लेते हैं। बट अगर हमने न्यूट्रीफाइड साथ में डाला है तो हमारा जो दूसरा स्प्रे होगा वो आप 3 से 4 हफ्ते तक एक्सटेंड कर सकते हो। ओके ओके ओके, थैंक यू। किसी